मित्रों नमस्कार। आज का हमारा विषय है म्यूटेशन, या जिसे सामान्य भाषा में हम दाखिल खारिज भी कहते हैं। म्यूटेशन की प्रोसीडिंग लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 में सेक्शन 34 में दी गई थी, जो अब उसको यूपी रेवेन्यू कोड की धारा 33, 34 और 35 कवर करती है। म्यूटेशन का अगर लिटरल मीन्स देखें हम, तो म्यूटेशन का मतलब है टू चेंज या परिवर्तित करना। बेसिकली इसमें खतौनी में किसी भी एक व्यक्ति का नाम या एंट्री निरस्त होती है और किसी नए व्यक्ति का नाम या एंट्री दर्ज होती है। इसी आधार पे हम इसे दाखिल खारिज कहते हैं। म्यूटेशन प्रोसीडिंग बेसिकली एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। जुडिशियल प्रोसीडिंग होने का क्या मतलब है? जहां पर भी हम जुडिशियल प्रोसीडिंग वर्ड यूज करते हैं तो उसमें न्यायालय आपसे साक्ष्य की अपेक्षा कर सकता है, या जो भी एप्लीकेंट है उसको साक्ष्य देने का अधिकार होता है। आप अपने फेवर में एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हैं या विटनेसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के किसी भी आदेश को उस अधिनियम में जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिया हुआ है उसके आधार पे आप सुपीरियर कोर्ट्स में चैलेंज भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो म्यूटेशन प्रोसीडिंग है वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। म्यूटेशन प्रोसीडिंग एक समरी प्रोसीडिंग है। समरी प्रोसीडिंग होने के क्या मायने हैं? तो जहां पे कहा गया कि प्रोसीडिंग समरी है, इसका मतलब है कि इस प्रोसीडिंग में राइट और टाइटल पक्षकारों के तय नहीं होते हैं। ये एक फिजिकल नेचर की प्रोसीडिंग है। राइट एंड टाइटल तय करने के लिए आपको किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। रेवेन्यू प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम माने तो कॉम्पिटेंट कोर्ट अगर आपको अपने अधिकारों की घोषणा करानी है तो जैसे आप 229B का कोई वाद दाखिल कर सकते हैं, या यूपी रेवेन्यू कोड में 144 धारा में आप वाद दाखिल कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि आपके पक्ष में कोई वसीयतनामा है लेकिन आपकी कोई एंट्री रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नहीं है, तो आपको अपने अधिकारों की उद्घोषणा के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष जाना पड़ेगा और आपको एक रेगुलर सूट फाइल करना पड़ेगा। इसके उलट मान लीजिए कि आपके फेवर में कोई एंट्री खतौनी में है लेकिन किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट का कोई आर्डर आपके फेवर में नहीं है, तो वो एंट्री आपको कोई टाइटल नहीं देगी। उसको आपको ये बताना पड़ेगा कि ये एंट्री आपके किस आदेश के आधार पे हुई है। इसलिए जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की एंट्री है वो मात्र स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लैंड रेवेन्यू को वसूल करने के लिए रखा हुआ है। हालांकि इसका जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बहुत महत्व होता है, और व्यावहारिक रूप में भी आप जब किसी लैंड को सर्च करते हैं, उसके टाइटल को सर्च करते हैं, तो सबसे पहले उसकी खतौनी में ही एंट्री देखते हैं। लेकिन साथ साथ आपको खतौनी में एंट्री देखने के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि इस एंट्री का आधार क्या है और किस आधार पे ये एंट्री खतौनी में आई है। दूसरी बात यह है कि अब हम इससे संबंधित यदि प्रोविजंस को देखें कि म्यूटेशन प्रोसीडिंग से संबंधित प्रोविजंस क्या हैं, तो ये प्रोविजंस जो हैं यूपी रेवेन्यू कोड में यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 से लिए गए हैं। यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 33A और धारा 34 म्यूटेशन प्रोसीडिंग से डील करती है। सेक्शन 33A हमें अनडिस्प्यूटेड या अनकंटेस्टेड म्यूटेशन के बारे में बताती है, और सेक्शन 34 में कंटेस्टेड म्यूटेशन के बारे में बताया गया है। उदाहरण स्वरूप अगर आप समझें कि कोई भी म्यूटेशन की प्रोसीडिंग दो तरीके की हो सकती है, एक तो अनकंटेस्टेड प्रोसीडिंग और दूसरा कंटेस्टेड प्रोसीडिंग। एज फॉर एग्जांपल, अगर एक व्यक्ति ए है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके दो पुत्र हैं, तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर इस आशय की रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट के आधार पे जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उनमें उन दोनों लड़कों की एंट्री हो जाती है। तो ये एक अनकंटेस्टेड म्यूटेशन प्रोसीडिंग हो गई। इसी तरह
इसी उदाहरण में अगर मान लें कि कोई एक व्यक्ति कहता है कि जो रिकॉर्डेड टेन्योर होल्डर की डेथ हुई है उसने हमारे फेवर में एक विल एग्जीक्यूट कर दिया है और उस विल के आधार पे वो अपना दावा म्यूटेशन कोर्ट में दाखिल कर देता है, तो वहाँ पे ये कंटेस्टेड प्रोसीडिंग हो जाएगी और कंटेस्टेड म्यूटेशन प्रोसीडिंग हो जाएगी। तो इस आधार पे दो तरह से म्यूटेशन प्रोसीडिंग चल सकती है, एक अनकंटेस्टेड म्यूटेशन प्रोसीडिंग और दूसरी कंटेस्टेड म्यूटेशन प्रोसीडिंग। उसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन हम म्यूटेशन प्रोसीडिंग का कर सकते हैं वो ये हो सकता है कि म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन एंड म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर। जैसे किसी व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद उसके लीगल एयर्स का नाम आता है तो वो म्यूटेशन प्रोसीडिंग ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन हो जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति ने अपने लैंड को विल कर दिया या सेल डीड एग्जीक्यूट कर दिया तो उस आधार पे जब उसके जिसने भी उसको परचेज किया है या जो बेनिफिशियरी है विल का उसका नाम यदि आता है तो ऐसी स्थिति में म्यूटेशन प्रोसीडिंग ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर कहा जाएगा। सुविधा की दृष्टि से हम यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के प्रोविजंस को डिटेल में देखेंगे। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि म्यूटेशन प्रोसीडिंग कॉन्सेप्ट के रूप में सिमिलर है लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी और यूपी रेवेन्यू कोड में भी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि लैंड लॉज में अभी भी पुराना सिलेबस फॉलो किया जा रहा है, यानी यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो अभी भी महत्व रखता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये सिलेबस किसी भी समय चेंज हो सकता है, इसलिए आपको यूपी रेवेन्यू कोड भी पढ़ना पड़ेगा और एक आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी कि भविष्य में अगर क्वेश्चन रेज होते हैं तो कंपैरेटिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम यूपी रेवेन्यू कोड के जो प्रोविजंस म्यूटेशन से संबंधित हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सेक्शन 33 कहता है म्यूटेशन इन केस ऑफ सक्सेशन। यदि किसी रिकॉर्डेड टेन्योर होल्डर की डेथ होती है तो उसके केस में जो उसके लीगल एयर्स हैं उनका नाम सेक्शन 33 में आ सकता है। इसके लिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर इस आशय की रिपोर्ट देगा और अगर उसको आवश्यकता प्रतीत होती है तो इस बारे में वो ऐसी इंक्वायरी भी कर सकता है और ऐसी इंक्वायरी करके वो अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को देगा और तहसीलदार इस आधार पे जो भी लीगल एयर्स हैं रिकॉर्डेड टेन्योर होल्डर के उनका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज कर देगा। उसके बाद यदि एक तरह से ये ड्यूटी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ पे दी गई है कि अगर गांव में किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो वो सुओ मोटो ऐसी इंक्वायरी करे रेवेन्यू इंस्पेक्टर और अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को दे। और यदि वह ऐसी इंक्वायरी नहीं करता है तो जो भी लीगल एयर्स हैं वो भी एप्लीकेशन दे सकते हैं इस आशय का कि हम जो रिकॉर्डेड टेन्योर होल्डर है उसके लीगल एयर्स हैं और हमारा नाम जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज होना चाहिए। अगर हम देखें कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स कौन हैं तो जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं इनकी हायरकी में रेवेन्यू इंस्पेक्टर सबसे लोएस्ट ईयर पे आते हैं, जिनकी नियुक्ति कलेक्टर करता है और इनका जो दायित्व है वो सुपरविजन, मेंटेनेंस और करेक्शन जो है विलेज रिकॉर्ड्स का, ये इनका दायित्व है। तो इस तरह के जो रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करने का दायित्व होता है वो ज़्यादातर रेवेन्यू इंस्पेक्टर या लेखपाल द्वारा ही किया जाता है। अब इसी धारा सेक्शन 33 जो म्यूटेशन इन केस ऑफ सक्सेशन की बात करता है, इसका प्रोविज़न जो है सेक्शन 33 सब क्लास 4 अगर हम देखें तो ये कहता है कि द प्रोविज़न ऑफ दिस सेक्शन shall mutatis mutandis apply to every person admitted as a भूमिधर with non-transferable right और as an आसामी। तो धारा 33 का जो प्रोविजंस है वो भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट और आसामी पे भी लागू होगा। इसमें एक लैटिन वर्ड यूज किया गया है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। इसका मतलब ये होता है विथ नेसेसरी चेंजेस, कि उसके एप्लीकेशन में जो आवश्यक परिवर्तन होगा उन परिवर्तनों को करते हुए ये धारा
भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स और आसामी पर भी लागू होगी। ये चीज ध्यान देने योग्य है कि म्यूटेशन इन केस ऑफ सक्सेशन जब हम देखेंगे तो इसमें केवल रिकॉर्डेड टेन्योर होल्डर के राइट ही नहीं इनहेरिट होते हैं, बल्कि टेन्योर होल्डर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट जो है या आसामी है उसके भी जो राइट्स हैं वो इनहेरिटेबल हैं। इसलिए धारा 33 में जो चेंजेस होते हैं वो आसामी के डेथ होने पे या भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला जो व्यक्ति है उसके डेथ होने पे भी उसके लीगल एयर्स के नाम आते हैं। इसलिए ये धारा सेक्शन 33 सब क्लास 4 जो है स्पेसिफिकली यूपी रेवेन्यू कोड में दी गई है। उसके बाद हम देखें धारा 34 जो कि ड्यूटी टू रिपोर्ट इन केस ऑफ ट्रांसफर कहता है। अब अगर आप धारा 33 और 34 को डिफ्रेंशिएट करें तो जहां सेक्शन 33 में स्पेसिफिकली रेवेन्यू ऑफिसर्स पे लाइबिलिटी दी है, दायित्व दिया गया है कि इन केस ऑफ सक्सेशन रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स को अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए, और अगर वो ऐसी रिपोर्ट नहीं देते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो इनहेरिट करता है वो एप्लीकेशन दे सकता है। लेकिन ट्रांसफर के केसेस में जहां पे कोई विल डीड एग्जीक्यूट हुई है या सेल डीड एग्जीक्यूट हुई है तो जो भी बेनिफिशियरी है ये लाइबिलिटी उसकी है कि वो धारा 34 या 34 में एप्लीकेशन मूव करे, और ऐसे एप्लीकेशन के आधार पे तहसीलदार जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को करेक्ट करता है, अमेंड करता है। उसके बाद धारा 34 के ही एप्लीकेशन में ये दिया गया हुआ है द वर्ड ट्रांसफर इंक्लूड ए फैमिली सेटलमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि फैमिली सेटलमेंट से भी अगर किसी पोजीशन में परिवर्तन किया जाता है तो ऐसी एंट्री जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में की जाएगी। सेक्शन 33 और सेक्शन 34 देखने के बाद हम देखेंगे सेक्शन 35 यूपी रेवेन्यू कोड का, जो बेसिकली प्रोसीजर बताता है कि म्यूटेशन के केसेस में रेवेन्यू ऑफिसर्स कैसे काम करेंगे। तो अगर इस तरह का कोई म्यूटेशन एप्लीकेशन रेवेन्यू ऑफिसर्स को मिलता है या सुओ मोटो वो इसका कॉग्निजेंस लेते हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले वो प्रोक्लेमेशन करते हैं। प्रोक्लेमेशन का आशय है पब्लिक नोटिस, यानी कि आम जन को ये नोटिस दिया जाता है कि अमुक लैंड के बारे में इस तरह से क्लेम आया हुआ है इनहेरिटेंस के आधार पे या ट्रांसफर के आधार पे, और यदि किसी व्यक्ति को इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो विद इन टाइम वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। और यदि ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है रिकॉर्ड पे तो जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो म्यूटेशन आदेश पारित कर देगी जिसने एप्लीकेशन दिया हुआ है उसके पक्ष में। तो ये म्यूटेशन से रिलेटेड प्रोविजंस हुए सेक्शन 33, 34 और 35 हम जब यूपी रेवेन्यू कोड की बात करते हैं, और जब हम लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 33A और सेक्शन 34। सामान्य भाषा में धारा 34 की कार्रवाई कही जाती है म्यूटेशन प्रोसीडिंग, और धारा 34 आपको बार बार सुनने को मिलेगा। इसलिए जहां धारा 34 कही जा रही है तो आपको समझना होगा कि ये दाखिल खारिज की कार्रवाई है या म्यूटेशन की प्रोसीडिंग्स है। अब हम देखते हैं, क्योंकि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में यदि कोई आदेश होता है और आप उससे एग्रीव्ड हैं तो आपको क्या रेमेडी दी गई हुई है। तो ये रेमेडी स्टैट्यूटरी रेमेडी है जो सेक्शन 35 में ही सब क्लॉज 2 में दी गई हुई है। सेक्शन 5 का सब क्लॉज 2 ये कहता है एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ तहसीलदार अंडर सबसेक्शन 1 may prefer an appeal to the SDO within a period of 30 days from the date of such order। इसका मतलब यह है कि म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स में जहां ओरिजिनल कोर्ट तहसीलदार होता है, जहां आप एप्लीकेशन मूव करते हैं और उस एप्लीकेशन के रिजेक्शन पे या आप किसी तरह से एग्रीव्ड होने पे उसके तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकते हैं, और ये अपील जो है धारा 35 सब क्लॉज 2 में इसका प्रोविजन दिया हुआ है और विद इन 30 डेज आपको करनी होगी। अपील की जो धारा है ये तो आपको ये बताया है कि 35 सब क्लास 2 में आपको राइट है, लेकिन जब आप अपील फाइल करेंगे तो आपको धारा 210 यूपी रेवेन्यू कोड में वो अपील फाइल करनी पड़ेगी, और इसमें फर्स्ट अपील का ही प्रोविजन है, सेकंड अपील नहीं दिया हुआ है। और अपीलेट कोर्ट के आदेश के विरुद्ध आप धारा 210 में कमिश्नर के समक्ष या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के समक्ष
रिवीजन फाइल कर सकते हैं। तो इन प्रावधानों को समझने के लिए आपको शेड्यूल 3 भी साथ में देखना पड़ेगा। और इस तरह से म्यूटेशन से संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे